औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला लेक्चर था जिसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने डिटेल से देखा और क्लासेस इनइक्वालिटी मैंने ड्राइव की। आई होप कि आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और मैंने ये भी कोशिश की कि जो जिन बच्चों ने जो जो सवाल पूछे व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा सके। तो इंशाल्लाह इसमें भी इस लेक्चर में भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से जो आज का टॉपिक है उसको समझा जा सके। आज हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आगे चलते हुए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसमें देखेंगे। एक बात मैं पिछले लेक्चर के हवाले से कंटिन्यू करता चलूँ। अगर आपको लगे कि मैंने किसी बच्चे के सवाल को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया या किसी बच्चे को अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो लेक्चर जो आपने सुना है पिछला उसको जो देखा है उसके हवाले से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और यू कैन आल्सो कॉल मी अगर आपको किसी वक्त में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पता है आपको कि मैं एमएससी का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो इस हवाले से अगर आपको कुछ मुश्किल हो या मुझसे कोई काम पड़ता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूं। और स्पेशली जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें उस हवाले से जो एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं उसमें भी अगर किसी किस्म की हेल्प आउट मैं कर सका तो इंशाल्लाह वो भी मैं करूँगा। तो ये लेक्चर सुनने के बाद इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आल्सो आस्क मी, नो प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं, हम जरा डिटेल में चलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है और आज हम इसमें क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे। देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जब हमने बात की थी तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली गिव्स द बर्थ टू द कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में जो एक नया कंसेप्ट मिलता है, जो एंट्रोपी के बारे में हमें पता चलता है कि एंट्रोपी नाम की भी कोई चीज है। यहाँ जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने जो देखा था उसमें जो हमने बात कही थी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो उसमें हमने देखा एक हालात था कि हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते या वर्क को एनर्जी को कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उससे फिर सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि देयर शुड बी अ टर्म, देयर शुड बी अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड दैट टर्म इज नोन लेटर नोन एज एंट्रोपी। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी की मजीद जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको बताता है एंट्रोपी क्या है या एंट्रोपी को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं या कैसे एंट्रोपी का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी है। ये हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चलता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसे कि दो क्वांटिटीज होती हैं। एक क्वांटिटी एब्सोल्यूट वैल्यू देती है हमें और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी हमें रिलेटिव वैल्यू मिलती है। एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे हम बात करते हैं वेट की या किसी चीज की हाइट की, तो ये वैल्यूज जो हैं ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं किसी एक क्वांटिटी की, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं कि हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले सकते। तो उन एंट्रोपी भी समहाउ कुछ ऐसी ही वैल्यू है जिसमें हम एक किसी सब्सटेंस की किसी सिस्टम की एक खास वक्त में एक खास पोजीशन में एंट्रोपी कितनी है ये हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन हम समहाउ इसकी रिलेटिव वैल्यू मेजर करते हैं। तो रिलेटिव वैल्यू जब हम मेजर करते हैं तो आपको पता है कि रिलेटिव वैल्यू मेजर करने के लिए, रिलेटिव वैल्यू रिपोर्ट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ता है। हम फिर उस रेफरेंस पॉइंट से जो करंट पॉइंट होता है, आपका मौजूदा जो पॉइंट होता है, जो मौजूदा सिचुएशन होती है सिस्टम की, उससे डिफरेंस बेसिकली रिपोर्ट करते हैं। दैट इज बेसिकली अ रिलेटिव वैल्यू। या किसी दूसरी क्वांटिटी की हम कोई वैल्यू लेकर
उससे रिलेट करते हैं। यानी कि बताने का मकसद ये है कि रिलेटिव वैल्यूज के लिए हम कहीं ना कहीं पे रेफरेंस सेट करते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बेसिकली हमें लेकर जाता है इनडायरेक्टली टूवर्ड्स अ रेफरेंस वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, जिससे आगे हम डिफरेंस जो है वो चेंज इन एंट्रोपी की सूरत में बताते हैं। तो इसको जिस तरह आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा कि दो बड़ी फेमस स्टेटमेंट्स हैं जिनको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर किया जाता है, दैट इज द क्लासिक स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसी तरह थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ अंदाज में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे, देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो स्टेटमेंट है, एज अ सिस्टम अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो, all processes cease and entropy of the system approaches to minimum value। क्या ये कहता है कि एज अ सिस्टम अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि किसी भी सिस्टम का जब टेम्परेचर हम जीरो केल्विन करते हैं तो उसके अंदर होने वाले तमाम तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली बंद हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। और यूं जो ऐसा सिस्टम होता है उसकी एंट्रोपी की वैल्यू मिनिमम होती है, ऐसी स्टेज पे उसकी एंट्रोपी की वैल्यू मिनिमम होती है। तो यहाँ पे किसी सिस्टम की एंट्रोपी कहाँ से मेजर की जाए, ये यहाँ पे जो रेफरेंस सेट करने की कोशिश की गई वो ये कही की गई है कि जीरो केल्विन पे आकर तमाम सिस्टम, किसी भी सिस्टम के जो प्रोसेस है होने वाले अंदर, किसी सिस्टम के अंदर होने वाले जो प्रोसेस हैं वो सीज हो जाते हैं और उस वक्त मिनिमम वैल्यू जो एंट्रोपी की है वो मिनिमम है। तो हम अपनी रिलेटिव वैल्यू को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कि वो नियर टू एब्सोल्यूट वैल्यू आए, हम वो मिनिमम वैल्यू को हम रेफरेंस बता रहे हैं कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जीरो केल्विन पे वैल्यू मिनिमम हो जाती है, तो दैट कैन बी टेकन एज अ बेसिकली रेफरेंस। इसी तरह इसकी दूसरी डेफिनेशन है, at absolute zero, entropy of a perfectly crystalline solid or ideal solid does zero। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि अगेन जीरो केल्विन -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन इतना ही होता है जीरो केल्विन। तो एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, एट एब्सोल्यूट जीरो, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टल सॉलिड और आइडियल सॉलिड डज जीरो। यहाँ पे ये एक दूसरी डेफिनेशन है जहाँ पे एक लिमिट लगा दी है, कदगन लगा दी है कि वो कहता है कि वाकई जीरो केल्विन पे जाके किसी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो हो जाती है। वहां पे मिनिमम कहा गया था, यहाँ पे जीरो कहा गया है स्ट्रेट अवे। लेकिन शर्त ये है कि वो जो सिस्टम है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, ना सिर्फ सॉलिड हो बल्कि क्या हो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, या दूसरे लफ्जों में जिसको हम आइडियल सॉलिड बोलते हैं। और अगली लाइन में कोमे के बाद वो आइडियल सॉलिड को डिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि व्हाट आर द आइडियल सॉलिड, वेयर एन आइडियल सॉलिड इज अ क्रिस्टल possesses regularly oriented atoms as a molecule without any crystal defect। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी काबिल गौर है, यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया वो आइडियल सॉलिड किया गया है, आइडियल क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल का वर्ड यूज किया गया है, प्योर सॉलिड का वर्ड यूज नहीं किया गया। प्योर सॉलिड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई चीज, लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड है तो वो सोडियम क्लोराइड ही हो, दैट इज द प्योर। लेकिन यहाँ पे आइडियल सॉलिड का लफ्ज यूज किया गया। आइडियल सॉलिड का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी सिस्टम की कोई खास क्रिस्टल्स है, पहली तो बात वो क्रिस्टल हो, पहली तो बात वो क्या हो, क्रिस्टलाइन हो। दूसरी बात वो उसकी जो खास क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स जो हैं वो डीफेम्ड ना हो, अगर उनके खास लेंस हैं, उनकी लेंस की आपस में खास रेशो है, उनके खास लेंस के दरमियान एंगल है, बोर्ड एंगल्स हैं, तो वो जो एंगल्स हैं वो फिक्स हो, वो एक क्रिस्टल टू क्रिस्टल वेरी ना करते हो। तो इस तरह की जो क्रिस्टल्स होंगी वो हम कह सकते हैं दीज आर द फ्री ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट। तो सिर्फ ऐसी ही जो क्रिस्टल्स हैं इनके बारे में इसने बताया है कि ये सॉलिड जो है, ऐसे जो आइडियल सॉलिड है, इनका टेम्परेचर, इनकी एंट्रोपी जीरो रहती है एट जीरो केल्विन। So this is another way of describing third law of thermodynamics. There is another statement,
it is impossible to obtain absolute zero in finite number of operations. जो ये नामुमकिन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अटेन करना इन फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। ये हम जो डेफिनेशन है ये हम जब एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे तो ये डिटेल में मैं आप उसको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ये उससे मतलब का टॉपिक है। इसी तरह एक और थ्योरम है जिसे हम नस्ट हीट थ्योरम बोलते हैं। This heat theorem is also considered as the third law of thermodynamics. Nast heat theorem is stated as entropy change in a system in any reversible isothermal process. Entropy change in a system in any reversible isothermal process tends to be zero as temperature of the process tends to be absolute zero. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे प्रोसेस के बात की गई है कि अगर आपके पास कोई रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो, नंबर वन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो, इसमें जो चेंज है इस प्रोसेस के दरमियान जो एंट्रोपी का चेंज है दैट इज इक्वल टू जीरो अगर ये प्रोसेस एट जीरो केल्विन हो रहा हो तो। ठीक है, तो यूं इसमें नंबर वन प्रोसेस की बात की गई है और वो जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल होना चाहिए और वो अगर एब्सोल्यूट जीरो पे हो रहा हो तो जो चेंज इन एंट्रोपी है ये क्या होगा, जीरो। तो ये डी एच जी एच इज इक्वल टू डी डेल्टा एच डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी इनटू डेल्टा एस। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले जो पहले क्वेश्चन नंबर वन है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यूं लिखा गया है डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड क्वेश्चन के बाद एक जुमला लिखेंगे अप्लाई लिमिट्स टी अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, यानी कि ये क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे किसी एक ऐसे सिस्टम के लिए जो कि जीरो केल्विन पे काम कर रहा हो, यानी कि ये जो चेंज हो रहा है गिब्स एनर्जी में, एंथैल्पी में और एंट्रोपी में, ये हम ले गए हैं कहाँ पे, जीरो केल्विन पे। तो लिहाजा ये जीरो केल्विन पे ले गए हैं तो जब लिमिट्स टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पे ये टी नजर आ रहा है आपको। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टी की वैल्यू एट टी इक्वल टू जीरो का मतलब है यहाँ पे टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो ये जीरो पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यूं थर्ड क्वेश्चन जो है दिस वन जहां पे हमने लिमिट अप्लाई की है इसकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यूं आपके पास जो डेल्टा जी है ये अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज कर लें तो डेल्टा एच को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आ जाएगा। इसका मतलब है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी एट जीरो केल्विन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम एट जीरो केल्विन है और उस सिस्टम में चेंज इन एंथैल्पी अगर आप नोट करते हैं तो वो बराबर होगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के। इसका मतलब है कि जितना चेंज एंथैल्पी में हुआ है उतना ही गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हुआ है। बेसिकली इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है दैट कॉरस्पॉन्ड टू द एंट्रोपी अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन गिब्स एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज बिलोंग्स टू एंट्रोपी। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यूं एट जीरो केल्विन पे एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। वो क्यों चेंज इन एंट्रोपी जीरो आ रही है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज व्हाई its result is according to the third law of thermodynamics. So this is why this is taken as third law of the Nernst theorem is considered as a Nernst third law of thermodynamics. बेटा को पढ़ा दूं नीचे चले जाओ।
अच्छा जी, इसी तरह ये नीचे एक आउटकम है नल सीड थ्योरम का। ये जब हम नल सीड थ्योरम की एप्लीकेशन आगे चल के पढ़ेंगे तो इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा जी, ये एक तीसरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ लिविस एंड रानफॉल। इफ द एंट्रोपी ऑफ ईच एलिमेंट if entropy of each element in some crystalline state be taken as zero at absolute zero of if the entropy of each element in the crystalline state be taken as zero uh, at absolute zero of temperature, every substance has finite every substance has finite positive entropy, but at the absolute zero of temperature, the entropy may become equal to zero and thus so become एक मिनट बचे, जरा होल्ड कीजिएगा, मैं एक मिनट से। अच्छा जी, इस स्टेटमेंट को हम शुरू से पढ़ते हैं। If the entropy of each element in some crystalline state be taken as zero at absolute zero of temperature, every substance has finite positive entropy. But at absolute zero of temperature, the entropy may become zero and does so become in the case of perfect crystalline substance. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि किसी भी क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाती है अगर वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन हो। ऐसे ही मल्टीपल स्टेटमेंट हम पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ से बस एक एडिशनल जो चीज़ हमें पता लगती है वो ये है कि एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि अगर हम 0 केल्विन से ऊपर जाएंगे तो जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो बेसिकली पॉजिटिव चेंज होगा, यानी कि एंट्रोपी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Planck's formulation. The value of entropy of a pure solid or a pure liquid approaches zero at 0 Kelvin. यहाँ पे जो प्लैंक्स फॉर्मुलेशन है, ये जैसे हमने पीछे देखा था कि एब्सोल्यूट जो आइडियल सॉलिड है उनकी एंट्रोपी जो है वो जीरो है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है कि सिर्फ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होना काफी है, उनकी जो एंट्रोपी है वो जीरो हो जाएगी एट 0 केल्विन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये समहाउ लेस रिस्ट्रिक्टेड है एज कंपेयर टू जो हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें उसने आइडियल सॉलिड होने की शर्त लगाई थी। एक तो उसमें सिर्फ ये था कि सिर्फ सॉलिड होने चाहिए, यहाँ पे लिक्विड भी हैं, और एडिशनली उसमें जो दूसरी रिस्ट्रिक्शन थी वो ये था कि वो आइडियल सॉलिड होने चाहिए, वो प्योर सॉलिड नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर वो एक चीज प्योर सॉलिड है, वो सिंगल कंपोनेंट है, लेकिन साथ में वो क्रिस्टलाइन जो है उसके क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं, तो ऐसे में वो 0 केल्विन पे जाकर जीरो एंट्रोपी नहीं देगी। तो प्लैंक्स फॉर्मुलेशन इस हवाले से उससे कम रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें सिर्फ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कहा गया है। अच्छा जी, अगला टॉपिक जो है बड़ा अहम है। अब वो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देखिए बच्चे, दो बातें हैं। पहली बात, यहाँ पे जैसे कि आप हेडिंग में भी पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वेरीफाई करेंगे, लेकिन कैसे वेरीफाई करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये है कि आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यूज लोगे, और वो जो वैल्यूज लोगे
वो वैल्यूज को आगे यूज करते हुए आप वेरीफाई करोगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीरो है, यानी कि अगर हम उर्फे आम में बात करें तो अभी तक जैसे जो हमने मुफ्त थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें आपने देखा होगा कि तमाम जो स्टेटमेंट्स थी उसमें जीरो केल्विन का जिक्र है, चाहे वो प्योर सॉलिड है, चाहे वो आइडियल सॉलिड है, चाहे कोई परफेक्टली क्रिस्टल सिस्टम का रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। तमाम तरह की डेफिनेशन में बात हो रही थी कि वो जीरो केल्विन पे जाकर एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो मेजर करेंगे उसके बाद जो हमने असल में प्रूव करना है वो ये है कि कोई एक प्रोसेस है, कुछ है जो कि जीरो केल्विन पे आपको जीरो एंट्रोपी दे रहा है। बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दोबारा बात एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरीफाई करने के लिए हमें कोई चीज ऐसी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो आपको जीरो केल्विन पे जाकर एंट्रोपी में जो चेंज है या एंट्रोपी की जो वैल्यूज है वो जीरो दे। तो अब इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस ऑब्जर्व करेंगे, या प्रोसेस प्रिंसिपली क्या होना चाहिए, प्रिंसिपली ये होना चाहिए कि वी शुड ऑब्जर्व अ प्रोसेस टेकन प्लेस एट जीरो केल्विन and change in entropy for that process which is taken place at zero Kelvin should be equal to zero. क्लियर? ये बड़ा टर्निंग सा पॉइंट है जो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जो अहम बात समझने वाली है, सबसे टिकी बात समझने वाली, वो बेसिकली यही है, क्या ये कि we principally we should observe a process at zero Kelvin, and then will determine we have to determine we have to calculate and determine the value or change in the value of entropy of that system which is taking place at zero Kelvin. And change in entropy, according to the third law of thermodynamics, change in entropy for that process must be equal to zero. Only and only in that case we would be able to prove the third law of thermodynamics. Clear? तो ये एक स्केच सा मैंने बनाया हुआ है आपके सामने, आप देख रहे हैं, ये एक ब्लू सर्कल है, ये बेसिकली एक ब्लू बॉक्स है। ये एक ब्लू बॉक्स इस तरह है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद लेबल कर सकूं आपके सामने तो मैं करने की कोशिश करता हूं। जस्ट गिव मी मिनट। ये आपके सामने मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बात समझने में जरा आसानी होगी। सी अच्छा, ये 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी। क्लियर? ये जो आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, दैट इज ये है जीरो केल्विन। यानी कि आप जू हाइट पे जाते जा रहे हैं आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। इसी तरह इधर जीरो केल्विन है, इधर जीरो केल्विन है। जू आप वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, आप वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर। आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं इस लाइन के साथ साथ, तो आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इफ यू आर गोइंग डाउन you are decreasing the system temperature of the system. Similarly, from even where the system is at position A, and when we move upward we are going to increase the temperature, and we move downward then we are decreasing the temperature. अब क्या है कि हमें प्रिंसिपली ये साबित करना है कि आपके पास कोई सिस्टम एक पोजीशन ए पर है
जहां पे उसका टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, आप उसको ए से ले जाते हो डी की तरफ, और इस पॉइंट पर भी इसका टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, क्योंकि जब आप ए से डी की तरफ आते हैं तो आप किसी किस्म का वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे, आप सिर्फ सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। क्या है कि हम जब ए से बी की तरफ आते हैं, ए से बी की तरफ आते हैं, तो we only travel a distance in vertical direction. There is no displacement in vertical direction, so it means the temperature remains at 0 Kelvin when we move from A to D or D to A. So let's suppose this is a process when we move from A to D, but we will remain at a temperature zone of 0 Kelvin. So according to the third law of thermodynamics, if we calculate the value of entropy, this is just ये चार प्रोसेस हैं ए बी सी सी डी और ए डी या डी ए। इन चारों प्रोसेस को लेबल किया गया है डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री, डेल्टा एस फोर। चार प्रोसेस हैं, ए से बी से सी से डी और डी से ए या ए से डी, एज यू लाइक, दोनों तरह के पॉसिबल हैं। तो यूं इन अगर ये चार प्रोसेस हैं तो इनके ये प्रोसेस होते हुए जो एंट्रोपी होती है, चेंज इन एंट्रोपी टेक प्लेस करती है, दैट इज डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री एंड डेल्टा एस फोर। फॉर प्रोसेस ए बी द चेंज इन एंट्रोपी इज डेल्टा एस वन, and the process BC change in entropy will be denoted by delta S2. For process CD, change in entropy will be denoted by delta S3. Similarly, for process ADR DA, the entropy will be denoted by delta S4. So according to the third law of thermodynamics, if we calculate the change in entropy, that is delta S4 for process AD, that change must be equal to 0. That change must be equal to 0 according to the third law of thermodynamics. If we would be able to prove that the delta S4 is equal to 0, then we can say that third law of thermodynamics have been verified. क्लियर? तो यूं हमने चेंज इन एंट्रोपी जो फाइंड आउट करनी है, जो कैलकुलेट करनी है, डेल्टा S4 that should be equal to 0 according to the third law of thermodynamics to verify the third law of thermodynamics. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, डेल्टा S4 को हम कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज आपने एक स्टेटमेंट अभी शुरू में पढ़ी थी जिसका मैंने कहा था कि मैं एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन में जाकर इसको डिटेल से समझाऊंगा। ये स्टेटमेंट आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूं। ये स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3, इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट जीरो इन फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट जीरो इन फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि हम 0 केल्विन अटेन नहीं कर सकते। तो अगर 0 केल्विन अटेन नहीं कर सकते तो एक्सपेरिमेंटली हम ये वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। तो लेकिन हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को प्रूव करना है। तो इसका इन अदर वे अराउंड इसका क्या किया जाए कि हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वेरीफाई भी कर लें, ताकि हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक एंट्रोपी किसी प्रोसेस की या किसी सिस्टम की सही माने में उसकी रिलेटिव वैल्यू जो है वो ट्रू सेंस में वेरी क्लोज टू द एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमिन कर सके। अगर हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दुरुस्त मानते हैं तभी हम जो उसकी सही रिलेटिव वैल्यू है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यूज के करीब तरीन हो, उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसमें फिर क्या करते हैं, इसमें हमें आपने एक वर्ड सुना होगा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें चेंज जो है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। The state function is that function in which change does not depend upon path followed, it only depends upon the initial and final point. This is a state function. आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। ऐसे फंक्शन अगर इसमें कोई चेंज आए स्टेट फंक्शन में, किसी कैसा फंक्शन जिसमें चेंज सिर्फ सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, पाथ फॉरवर्ड पे डिपेंड ना करे, तो ऐसे फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है, ये आपने बीएससी लेवल पे पढ़ा होगा, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन।
So it means the change in entropy does not depend upon the path followed. It only depends upon the initial and final point. So we will take the edge here. हम इसका फायदा उठाएंगे कि हमें ये पता है कि एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी जो चेंज है, that basically depend upon only initial and final point. It does not depend upon path followed. तो अब यहाँ पे काबिले गौर बात ये है कि if we move from A to D and we want to determine the change in entropy for process A to B, तो भाई गौर करो कि हम डायरेक्ट A से D आए या हम ए से डी कुछ इस अंदाज से आएंगे, पहले एक बी तक जाएं, फिर सी तक जाएं, फिर डी तक जाएं, तो यूं ये तीनों चेंजेस का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी व्हिच इज गिवन ओवर हियर, दैट इज 4 अकॉर्डिंग टू द state function. So entropy is a state function. So the change in entropy delta S1, delta S2, delta S3, इन तीनों का जो सम है that should be equal to delta S4 according to the feature of entropy, that is the state function. तो हम बिल्कुल ये करेंगे, हम किसी तरीके से कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें हम डेल्टा S1, डेल्टा S2 और डेल्टा S3 वैल्यू मेजर करें, इनका सम अप करें और इनका जो सम अप है और इसके वो बराबर आए, यानी कि यहाँ दूसरे लफ्जों में इनका जो डिफरेंस है, इन तीनों का जो डिफरेंस है वो इस इन तीनों का जो सम है और इसका जो डिफरेंस है ये जीरो है, तो हम ये साबित कर देंगे कि ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसके लिए फिर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, जो सिस्टम हम चूज कर रहे हैं, दैट इज सल्फर। सल्फर की आपको जैसे कि पता है कि दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोडोमिक फॉर्म। सो एक मिनट मोनोक्लिनिक ऑर्थो, एक मिनट बचिए, यहाँ पे ना मैं साइन दोनों एक जैसे लग गए हैं, ऐसा नहीं है। मोनोक्लिनिक अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा एक गलती हो गई है, ये जो सॉरी साइन है ये रिवर्स होना चाहिए, ये गलती से इस तरह डल गया है, मैं इसको लेट मी चेंज, इंसर्ट सिंबल्स,
ये सिंबल मैंने दोनों एक जैसे डाल दिए थे। ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म, वी नो दैट सल्फर एग्जिस्ट इन टू इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म जो है, it feels more stable at temperature less than 368.5 Kelvin, and monoclinic form feels more stable at temperature greater than 368.5 Kelvin. And 368.5 Kelvin is its transition temperature. तो यूं मैं यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है कि ऑर्थोरोम्बिक जो है, इन नॉर्मल कंडीशन it feels more stable at temperature less than 368.5 Kelvin, and monoclinic feels more stable at a temperature higher than 368.5 Kelvin, and 368.5 Kelvin is the transition temperature of sulfur for converting monoclinic to orthorhombic form. So monoclinic sulfur can be cooled with relatively ease. Variation in heat capacities of both allotropics with respect to temperature have been measured experimentally at temperature below 368.5 Kelvin. क्या है कि हम सल्फर को लेंगे at normal temperature, which when the sulfur exists in orthorhombic form, and we will number one, we will determine the heat capacities of the sulfur at temperature less than 368.5 Kelvin. सो यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है बच्चों के, जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स की डेफिनेशन ये है कि एक सब्सटेंस की दो एलोट्रोपिक जो फॉर्म्स होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो लिहाजा जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है, ये एक फिजिकल वैल्यू है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो लिहाजा जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो एलोट्रोपिक फॉर्म यानी ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक के लिए डिफरेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सल्फर की जो हीट कैपेसिटीज की वैल्यूज हैं मोनोक्लिनिक के लिए और ऑर्थोरोम्बिक के लिए, वो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे एट टेम्परेचर लेस देन 368.5 केल्विन। ठीक, तो यहाँ पे इस बात का आंसर देने के लिए कि हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, हमने क्या किया है, हमने एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यूज दी हैं हीट कैपेसिटीज की ऑफ मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक एट टेम्परेचर लेस देन 368.5 केल्विन। तो यूं ये आपके पास एक सामने सिनेरियो है। डेल्टा S1 कैलकुलेट किया गया है, सल्फर जो ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म है उसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू ली है डिवाइडेड बाय टी। तो यूं डेल्टा एस आपको पता है, डेल्टा एस क्या होता है, डी क्यू ओवर टी। तो यूं इसको हीट अप किया गया है, जस्ट 1 मिनट। is correct. अच्छा, तो यूं जो पहली क्वेश्चन है इसमें क्या किया गया है, सल्फर को हीट किया गया है 0 to 368.5 केल्विन, और सीपी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेकर इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। तो आपके पास ये एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज यहाँ पे जोल्स मिसिंग है अगेन, एंड दिस इज जस्ट टाइपिंग मिस्टेक। This is joules per Kelvin. These are the units of entropy. अच्छा जी, तो यूं डेल्टा S1 हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मेजर की by using experimental measured value of heat capacity that comes out 336.86 joules per Kelvin. इसी तरह डेल्टा S2 हमने अपने क्या सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, सल्फर को कन्वर्ट किया है एट 368.5 केल्विन फ्रॉम ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म टू मोनोक्लिनिक। क्यों, जब सल्फर को कन्वर्ट करेंगे तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन है सल्फर की, लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सल्फर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। It can be converted from orthorhombic to monoclinic as well as monoclinic to orthorhombic form by giving 400 joules to the sulfur. These 400 basically 400 joules क्या है, that is basically heat of transition, latent heat of transition for sulfur.
तो यूं ये हमने काम किया है 368.5 केल्विन पे। तो यूं इस प्रोसेस के लिए यानी कि कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोरोमिक टू मोनोक्लिनिक फॉर्म, the change in entropy which is denoted by delta S2 that comes out 1.09 joules per Kelvin। इसी तरह फिर थर्ड स्टेप है डेल्टा एस थ्री, थर्ड एंट्रोपी कैलकुलेट की है थर्ड स्टेप की। इसमें हम क्या करेंगे, हम सल्फर को कूल डाउन करेंगे फ्रॉम 368.5 केल्विन टू 0 केल्विन। हम उस हिस्से में जो टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं, जो अबव रूम टेम्परेचर के, हम जो रूम टेम्परेचर जो टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं उस हिस्से में हमने हीट कैपेसिटी की वैल्यू मालूम की मोनोक्लिनिक सल्फर की, और इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने ऑल दी वे फ्रॉम 368.5 केल्विन टू 0 केल्विन जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कैलकुलेट किया, दैट इज -37.8 जूल्स पर केल्विन। यहाँ पे दो बातें हैं काबिल गौर। नंबर वन कि आप देख रहे हैं कि डेल्टा एस थ्री की वैल्यू माइनस में आई है, जबकि ये डेल्टा एस वन की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी। वो इसलिए कि उसमें हम फ्रॉम 0 टू 368.5 केल्विन गए थे, फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर गए थे, जबकि इसमें हम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा जी, तो यूं ये तीन जो फॉर्म्स हैं ये क्या हमें बताती हैं कि जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो डेल्टा सी की नेगेटिव है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने वेरीफाई करना है। इसको अब कई अंदाज से किया जा सकता है। एक अंदाज ये हो सकता है कि हम यहाँ पे यूं करें कि डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये जो डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू और डेल्टा एस थ्री हैं, दैट दीज आर बेसिकली अकॉर्डिंग टू बीइंग अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी बीइंग अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री, इनका जो सम है ये बराबर होना चाहिए किसके, डेल्टा एस फोर के, यानी डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री, इन तीनों का सम बराबर किसके होना चाहिए, डेल्टा एस फोर के। ठीक है, ये है स्टेट फंक्शन की खूबी। अब हम इनको इक्वेट करते हैं, डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री इक्वल टू डेल्टा एस फोर बिकॉज सल्फर इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब अगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दुरुस्त है, अगर 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 बात बड़ी गौरतलब है कि हमने एंट्रोपी के स्टेट फंक्शन होने की वजह से ये कह दिया कि डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री आर इक्वल टू डेल्टा एस फोर। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। यहाँ पे आगे चलते हैं, मजीद मजीद आगे हम जब चलते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दुरुस्त है तो डेल्टा एस फोर जीरो ना चाहिए, यानी कि दूसरे अल्फाज में डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू और डेल्टा एस थ्री का जो सम है इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दुरुस्त है तो डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री का यानी कि डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री इक्वल टू 0 इफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज करेक्ट। अगर ये 0 नहीं निकलते तो हम कहेंगे सॉरी, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर ये डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री 0 निकलाते हैं तो हम कह सकेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दुरुस्त है। तो अब हम अब क्या है कि हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग लिखिए डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री, और उसमें आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट इंसर्ट करें, डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री की वैल्यू। या दूसरे लफ्जों में दूसरा अंदाज जो मैंने किया वो ये है कि मैंने क्या किया है, डेल्टा एस जो टू है वो मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, तो डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू ये माइनस में, इधर उनको जब सिंप्लीफाई किया तो 0.94 आया, और ये मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए डेल्टा एस टू के। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये एक्सपेरिमेंटली एक दूसरे के बहुत ये वैल्यूज जो है वो बहुत क्लोज हैं। Keeping the experimental margin in view, we can say that the third law of thermodynamics have been verified. क्लियर? तो इसको मैं मजीद थोड़ा सा आपके सामने सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो, या मैं यूं करूंगा
हाँ जी, ये होना चाहिए। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए, यूं हम यानी कि डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री इक्वल टू 0। तो ये अगर हम साबित करने के में कामयाब हो जाते हैं तो हम कह सकेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब इसको इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है और डेल्टा एस सिर्फ ले आए तो ये माइनस साइन के साथ आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है, ये माइनस साइन इधर लिख लें या माइनस साइन इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे ब्रैकेट डाल के इन्होंने इस ये पहले मैंने इस तरह इनको लहजा लिखा हुआ था यू। ठीक है जी, तो यूं ये माइनस ये रहा ये, यानी कि माइनस उधर की बजाय इधर लिखा। तो यूं डेल्टा एस वन और डेल्टा एस टू थ्री की वैल्यू लगाई और डेल्टा एस टू की वैल्यू लगाई। डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू की वैल्यू आ गई 0.94 और डेल्टा एस टू की वैल्यू लगा दी 0.1094। तो लिहाजा ये दोनों वैल्यूज हैं, यानी कि जस्ट 1 मिनट मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इतना करूंगा कि माइनस ये जो डेल्टा एस वन और ये डेल्टा एस थ्री जो है थोड़ा लिखा जा रहा है, ये डेल्टा एस वन और डेल्टा एस थ्री, यानी कि इनको इसको हम सॉल्व करें तो इन दोनों का जो आंसर निकलता है, जो आंसर आता है दैट इज 0.94 जूल्स पर केल्विन और दैट इज इक्वल टू 1.0909 जूल्स पर केल्विन। तो यूं ये जो दो आंसर्स हैं 0.94 और यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, ये अंदर माइनस आएगा माइनस 0.94, ये माइनस और बाहर वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर यूं आपके पास प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यूं ये जो दोनों आंसर हैं ये बराबर होने का मतलब है कि ये क्वेश्चन की दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर होने का मतलब है कि ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, यानी कि इन तीनों का सम आपस में 0 आया है। और अकॉर्डिंग टू स्टेट फंक्शन ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस फोर, लाइक दैट। तो ये रहा ये रहा ये और ये रहा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन होल्ड करने का मतलब ये है, जो मैंने सिलेक्ट की है ये क्वेश्चन होल्ड करने का मतलब ये है, तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं ऑलमोस्ट, कीपिंग एक्सपेरिमेंटल एरर्स इन व्यू, इफ दीज टू आर considered equal we can say that this equation holds. This equation holds mean this equation holds delta S4 is equal to 0. Delta S4 equal to 0 mean change in entropy for a process, यानी कि ये हम अगर पिछली स्लाइड्स पे जाएं दिस वन, तो change in entropy delta 4 equal to 0, यानी कि when we move from A to D but by remaining at 0 Kelvin the change in entropy is equal to 0, and this is what the third law of thermodynamics tells us. So we can here we can prove we can say that the third law of thermodynamics have been verified experimentally. तो बच्चों ये था आज तक का लेक्चर। ठीक है, इसमें देख सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर आपको बात समझ में नहीं आती, कहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम,
वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं जवाब दूँगा और ठीक तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कसर रह जाती है, तो मैं जो ये जो थोड़े बहुत हल्की-फुल्की अगर आपको किसी जगह प्रॉब्लम रहेंगी, तो मैं जब ये फेस टू फेस क्लासेस शुरू होंगी, तो ये इंशाल्लाह हम ऐसे ही 1-2 लेक्चर जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं, उनको उसमें वक़्फ़ करके इनको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपको किसी बात पे समझने के हवाले से मैं कॉम्प्रोमाइज़ का मौका इंशाल्लाह नहीं दूँगा। हर बात जो है, वो अच्छे तरीके से समझ आना बहुत ज़रूरी है। जो मैं बात आपको बताऊँ, वो आपको ठीक तरीके से समझ आए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं इंशाल्लाह आपको करने का मौका नहीं दूँगा। तो इसे आज तक यहीं तक रखते हैं, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, आप सुनिए, पढ़िए, देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।